नमस्कार आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि जो बिहार पुलिस के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशनानंद सर जो क्वेश्चन बैंक निकाले हैं, इस क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों को सॉल्व करा दीजिए। देखिए, आज से जो आपका यह सेशन शुरू हुआ है स्पेशल बिहार पुलिस के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशनानंद सर के द्वारा लिखा गया क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों को हम लोग टारगेट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बैंक में सर 20 सेट तैयार किए हुए हैं, हम लोग सीरियल बाई एक सेट से लेकर के 20 सेट तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर का डिस्कशन कितना ज़बरदस्त होता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो लॉन्ग देख करके वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा। अगर आप वीडियो को छोड़ करके जाते हैं तो यकीन मानिए, जिस दिन आपका एग्ज़ाम यानी कि आपका 24 सितंबर से जब एग्ज़ाम होगा ना और आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो इसी तरह आप एग्ज़ाम से भी बाहर जाइएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। और सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि जितना भी क्वेश्चन बैंक का मैं आप सभी को सेट सॉल्व कराऊंगा, सारे सेट का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। यानी कि पीडीएफ आपको कहाँ दे दूंगा? टेलीग्राम पे दे दूंगा। और आप पीडीएफ के सहारे सारे प्रश्नों का जो डिस्कशन है क्लास में तो आप याद कीजिएगा, आप टेलीग्राम पर जा कर के पीडीएफ से भी आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपका हर एक तरह का प्रश्न क्लियर हो सके। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल वाले घंटी को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको समय पर पहुंचाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऊपर आप लोग देख लीजिए, बिहार पुलिस सिपाही पद नियुक्ति परीक्षा का हॉल प्रश्न पत्र। और देखिए हम लोग किस साल के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, तो ध्यान रखिएगा परीक्षा तिथि 9/12/2012 द्वितीय पाली के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहीं से सर अपने क्वेश्चन बैंक में ही प्रश्न को क्या किए हैं, शुरू किए हैं, यानी कि सेट को शुरू किए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, मैं शुरू में ही आपको बता दिया हूँ कि डिस्कशन थोड़ा सा लंग जाएगा तो आप लोग वीडियो को छोड़िएगा मत। ठीक है, अधूरा वीडियो मत देखिएगा, नहीं देखना होगा वीडियो शुरू में ही आप मत देखिएगा इसे खोल के। ठीक है, लेकिन आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनने वाला प्रत्यय। देखिए, प्रत्यय पूछा गया है, ध्यान दीजिए, प्रत्यय होता है एक और एक उपसर्ग होता है। एक उपसर्ग होता है और एक क्या होता है, प्रत्यय होता है। उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्दांश के पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्दांश के अंत में लगता है। तो देखिए यहाँ पर गुरु का पूछा गया है, तो गुरु के लिए सही प्रत्यय हो जाएगा आइन प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए उत्तर भी साथ साथ दे दिया गया है कि गुरु शब्द का स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए आइन प्रत्यय जोड़ा जाता है। यहाँ देख लीजिए, गुरु धन आइन क्या होगा, तो गुरुवाइन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुरुवाइन हो जाएगा। और यहीं पर आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि आइन प्रत्यय से बनने वाले शब्द। देखिए, जो भी शब्द आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है सारे शब्द को डाला गया है। जैसे ठाकुर धन आइन क्या हो जाएगा, ठाकुर आइन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह पंडित धन आइन, यह प्रश्न पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, पंडित धन आइन क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा पंडित आइन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर बात कर लिया जाए, अगर आनी प्रत्यय से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो जेठ धन आनी क्या हो जाएगा, जेठानी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुगल धन आनी मुगलानी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी तरह अगर ईरी यानी कि इनी, इनी प्रत्यय से बनने वाले शब्द आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा यक्ष धन इनी यक्षिणी हो जाएगा। इसी तरह युग धन इनी क्या हो जाएगा, योगनी हो जाएगा। आप इस प्रश्न के लिए इतना पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि अन्य महत्वपूर्ण प्रत्यय से बनने वाले शब्द, देखिए जहाँ महत्वपूर्ण लग जाए ना वे शब्द आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, लाखों संख्या में प्रत्यय से बन सकता है शब्द, लेकिन हमको लाख तो याद नहीं करना है, जो हमारा सिलेबस है या जो आज तक पूछा है वही याद करना है। देखिए, अगर प्रत्यय और शब्द का बात किया जाए तो छात्र में जब
आप प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा, छात्रा। आप लोग ध्यान रखिएगा। वही महोदय का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, आप प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा, महोदया बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो प्रत्यय दिया गया है आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और पीडीएफ में ज़रूर दे दूंगा। यानी कि क्लास जैसे भी आपका समाप्त हुआ ना वैसे मैं पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पर, आप वहां से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर। आ बैल डैश डैश अपूर्ण लोकोक्ति का सही अंश है। देखिए सही अंश आपसे पूछ लिया गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आ बैल मुझे मार अपूर्ण लोकोक्ति का सही रूप होगा। ठीक है, क्या होगा, विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी हो जाएगा। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, आ बैल मुझे मार इस प्रश्न का सही जवाब आपका होगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 3 नंबर। यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है। देखिए लड़की शब्द पूछा गया है, ध्यान रखिएगा एक प्रकार का पद है। यहाँ पर उत्तर भी आप लोग देख लीजिए कि यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है, एक पद है। ठीक है, अब पद क्या होता है आपको अच्छे ढंग से समझाया गया है कि शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तब उसे पद कहते हैं। ठीक है, यानी कि शब्द आपका जब वाक्य में प्रयोग होता है तो वही क्या कहलाता है, पद कहलाता है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा और आपके प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, पढ़ लीजिए, हिंदी से ही है। इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप है। देखिए संबोधन कारक का शुद्ध रूप आपसे पूछा गया है तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा भाइयों और बहनों। ठीक है, भाइयों और बहनों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन यानी कि उत्तर दिया गया है ऑप्शन के साथ। ठीक है, दिए गए विकल्पों में संबोधन कारक का शुद्ध रूप भाइयों और बहनों होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अन्य विकल्प में संबोधन कारक का गलत प्रयोग हुआ है। देखिए लिखावट में मात्रा में इसका प्रयोग गलत हुआ है, मात्र ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। और देखिए संबोधन कारक किसे कहते हैं, इसे स्पष्ट रूप से आपके सामने क्लियर किया गया है कि जब किसी को संबोधित कर बुलाया या पुकारा जाता है तो वहाँ संबोधन कारक होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है 5 नंबर, देख लीजिए। नी उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह। देखिए इस बार उपसर्ग पूछा गया है तो देखिए मैं शुरू में बताया हूँ कि उपसर्ग जो होता है किसी शब्दांश के पहले लगता है। ध्यान रखिएगा 4 शब्द दिए गए हैं और देखिए 4 शब्द में सही पूछा है उपसर्ग वाले, यानी कि उपसर्ग से बनने वाले सही शब्द आपसे देखिए यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो ध्यान दीजिए, अगर इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर उत्तर दे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निरोध, निवारण, नियुक्त और निबंध इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आप लोग देख लीजिए कि नी उपसर्ग से बनने वाले शब्द जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया गया है। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ बार बार बोल रहा हूँ कि दे दूंगा। ठीक है, चलिए जब अगले प्रश्न पे आइएगा देखिए इसी का डिस्कशन इधर भी दिया गया है। ठीक है, जैसे बताया गया है कि नी जो उपसर्ग है निवारण, निपात, नियम, निषिद्ध बन जाएगा इसका यानी कि शब्द। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर है। अंशुमाला समास का सही यानी कि विग्रह सहित भेद है। विग्रह सही भेद पूछा है तो आप लोग का सही जवाब क्या होगा, तो देखिए ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा। अंशु है माला जिसकी सूर्य बहुव्रीहि। ठीक है, आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जब आप इसके लिए डिस्कशन को पढ़िएगा तो देखिए डिस्कशन आपके सामने है कि अंशुमाला का अर्थ सूर्य होता है। क्या होता है, अंशुमाला का अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है, इसलिए अंशुमाला का समासिक विग्रह होगा। ठीक है, क्या होगा, अंशु है माला जिसकी सूर्य यानी कि बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपसे बता दिया गया है यहाँ पर जिस समास का दोनों पद अप्रधान हो तथा जिसका एक विशेष अर्थ निकलता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी कि बहुव्रीहि समास के लिए दोनों पद क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा क्या गया है, देख लीजिए यहाँ पर पूछा गया है अंशुमाला शब्द का विग्रह सहित भेद, तो ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा
अंशु है माला जिसकी, अर्थात सूर्य। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 7 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, धात्री धन अंश और 9 धन इक की सही संधियां है। सही संधि आपसे पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। और जब आप डिस्कशन को पढ़िएगा तो देखिए यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। अतः विकल्प इस प्रश्न के लिए ए क्या होगा, सही उत्तर होगा, ठीक है। यहीं पर भी देख लीजिए कितना अच्छे से डिस्कशन के रूप में अन्य महत्वपूर्ण संधियां भी आपको दिखाया गया है। जैसे दुह धन कर्म क्या हो जाएगा, देखिएगा दुष्कर्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह पाया धन द क्या हो जाएगा, तब पायोद यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट शब्द है आपके एग्जाम की दृष्टि से, यानी कि इम्पोर्टेंट संधि विच्छेद के प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। 8वां नंबर प्रश्न है, सर्वशक्ति सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है आप सभी को बताना है। तो देखिए अगर इससे क्षेत्र पूछा गया है तो साहित्य का क्षेत्र आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। और देखिए जब आप लोग इसके लिए डिस्कशन को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा तो सर्वशक्ति सम्मान पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, ठीक है। यहाँ आप लोग देख लीजिए साहित्य से संबंधित दिए जाने वाले सम्मान का नाम आपको मेंशन किया गया है, जैसे साहित्य अकादमी, ठीक है, यानी कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। यहीं पर आपसे पूछ लिया जाएगा सर्वशक्ति सम्मान 32वां 2022 किसे दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा शिव शंकरी जिनकी कृति क्या है, सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। व्यास सम्मान यानी कि 32वां आपसे पूछा जाए 2022, तो ध्यान रखिएगा ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। इनका जो कृति है ध्यान रखिएगा पागल खाना के लिए दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला पॉइंट है इसका, बिहारी पुरस्कार 32वां 2022 डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है, ठीक है। कृति कौन सा है इनका, तो ध्यान रखिएगा पचरंग चोल पहर सखीरी, ठीक है। इसके लिए इन्हें क्या दिया गया है, बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यही ज्ञानपीठ पुरस्कार का अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 कोंकणी उपन्यास दामोदर मौजू को दिया गया, ठीक है। तो देख लीजिए कितना अच्छे से डिस्कशन के साथ भी आपको एक एक पॉइंट क्लियर करने का प्रयास किया गया है सर के द्वारा। आगे देख लीजिए हिंदी के सारे प्रश्न हैं, तो आप लोग पीडीएफ के सारे हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग अपने जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। प्रश्न 16 से आपका जीके और जीएस से प्रश्न शुरू हो रहा है। और देखिए 16वां जो प्रश्न है आपका, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है। देखिए जब निरस्त पूछा गया है तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति को है। और देखिए सर के द्वारा डिस्कशन कितना जबरदस्त दिया गया है। प्रश्न 16 से आपका जीके और जीएस से प्रश्न शुरू हो रहा है। और देखिए 16वां जो प्रश्न है आपका, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है। देखिए जब निरस्त पूछा गया है तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति को है। और देखिए सर के द्वारा डिस्कशन कितना जबरदस्त दिया गया है, यानी कि एक प्रश्न आपका वह टॉपिक ही क्लियर करने का प्रयास किए हैं क्वेश्चन बैंक के माध्यम से, ठीक है, यानी कि माननीय रोशन सर। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। और यहाँ पर लिख दिया गया है कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ कुल कितनी प्रकार के होता है, तो ध्यान रखिएगा। पहला होता है क्षमा। क्षमा का अर्थ होता है पूर्णतः माफ़ कर देना। देखिए इस प्रश्न को सर डेली जो टेस्ट होता है बिहार पुलिस के लिए ऑफलाइन क्लास में इसको डाले हुए थे, ठीक है। वही प्रविलंबन का बात किया जाए, ठीक है। देखिए प्रविलंबन का मतलब क्या होता है, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रविलंबन कहलाता है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। विराम आपसे पूछ लिया जाए तो विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा कम करना, जैसे दिव्यांगता या महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि के कारण, ठीक है। तो देखिए विराम पूछ लिया जाए तो विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना क्या है, विराम है, ठीक है।
वही अगर बात कर लिया जाए यहाँ पर देखिए परिहार का, तो ध्यान रखिएगा परिहार का अर्थ होता है सजा की मात्रा को बदलना, सजा की मात्रा को क्या करना, बदलना, परिहार का अर्थ होता है। वही अगर बात कर लें कि इसके लिए उदाहरण अगर आपसे समझने का प्रयास कीजिएगा, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना क्या कहलाता है, यानी कि परिहार के अंतर्गत आता है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। यहीं पर लघुकरण का बात कर लिया जाए तो देखिए सजा की प्रकृति को बदलना, सजा की प्रकृति को बदलना यानी कि मृत्यु दंड को कठोर कारावास में परिवर्तित करना हो जाएगा, इसका अर्थ आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पर देख लीजिए काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आपको डिस्कशन के साथ हर एक पॉइंट बताने का प्रयास किया गया है कि नोट में लिख करके सर बताए हैं कि संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार या द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी क्षमा दान करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, यानी कि राज्यपाल के तहत जो क्षमा दान की शक्ति है संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत है। ठीक है, और क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। देखिए अगर मृत्युदंड का बात किया जाए ना तो राज्यपाल इसे क्षमा नहीं कर सकते हैं, ओनली जो अधिकार है किसके पास है, राष्ट्रपति के पास ही है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है सर के द्वारा कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्ति के बारे में बताने का प्रयास किया गया है। देखिए मूल या आरंभिक अधिकारिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 131 अनुच्छेद आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पर देख लीजिए यहाँ पर अपीलीय अधिकारिता के बारे में मेंशन किया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सलाहकारी अधिकारिता के बारे में मेंशन किया गया है, यानी कि यह अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अच्छे तरीक़ा से आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार जो PDF में डालूंगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और देखिए यहाँ से पूछ भी लिया जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा यानी कि 1993 में हुआ था और इसमें संशोधन 2006 और 2019 में हुआ था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए जब यहाँ पर आगे बढ़िएगा तो देखिए यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न का, यानी कि इस क्वेश्चन बैंक का। देखिए 17 नंबर प्रश्न को जब आप लोग देखिएगा तो कह रहा है कि किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। देखिए मताधिकार यानी कि मत का अपना प्रयोग नहीं कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा यानी कि मानसिक रूप से विकृत और देखिए यहाँ पर विकलांग। ठीक है, विकलांग आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर C1 को आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर बात किया जाए कि इसमें देखिए बताने का प्रयास किया गया है आपको डिस्कशन के माध्यम से, मानसिक रूप से विकृत एवं अवयस्क के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है और भारतीय संविधान के द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभाओं के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम व्यक्ति मताधिकार को अपनाया गया है। यानी कि भारत में किस प्रकार की पद्धति है चुनाव का, ध्यान रखिएगा लोकसभा विधानसभा के लिए, तो देखिए सार्वभौम व्यक्ति मताधिकार। ठीक है, आपको पता होगा कि भारत में जो है वोट देने का अधिकार क्या है, यानी कि एक प्रकार का क्या है 18 वर्ष तक होता है। ये आप वोट तभी डाल सकते हैं विधानसभा या लोकसभा का जब आपका उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुका हो। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न पे हम लोग चलते। अगला प्रश्न है 18 नंबर, देख लीजिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था, कौन नहीं जुड़ा था आप सभी को बताना है। देखिए आप लोग इस प्रश्न के लिए ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, बेनजीर भुट्टो नहीं जुड़े थे। ठीक है, बाकी जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिटो और कर्नल नासिर ये तीनों व्यक्ति गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिटो, कर्नल नासिर, सुकर्णो एवं यहाँ पर देख लीजिए सुकर्णो एवं एकरूमास ये सभी गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े थे। यानी कि ये जितने भी व्यक्ति का मैंने नाम रखा है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिटो, कर्नल नासिर, सुकर्णो एवं यहाँ पर ध्यान दीजिए एंक्रुमा, ये सभी व्यक्ति किससे जुड़े थे, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है,
यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आपसे पूछ लिया जाए तो 1 सितंबर 1961 को आप लोग ध्यान रखिएगा कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड यानी कि यूगोस्लाविया में हुआ था। ठीक है, और इस सम्मेलन में 25 देशों ने क्या किया था, भाग लिया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पर वर्तमान में इसकी संख्या पूछ लिया जाए तो 120 है, आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पर पूछा जाए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का भारत ने कौवा शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया था, तो देखिए यहाँ पर भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, और कब हुआ, तो 1983 में हुआ था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा भारतीय गवर्नर जनरल बना था। कौन बना था भारतीय गवर्नर जनरल, आप सभी को बताना है। तो देखिए भारतीय पूछा गया है ना, तो ध्यान रखिएगा चक्रवर्ती राजागोपालाचारी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। और यहीं से आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम जब पूछा जाए ना, तो लॉर्ड माउंटेन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ठीक है, यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहीं से आप लोग आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो रॉबर्ट क्लाइव का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदल करके बंगाल का वायसराय कर दिया गया। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चार्टर एक्ट 1837 का अगर बात किया जाए, यानी कि चार्टर एक्ट 1833 का अगर बात किया जाए, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को, ठीक है, पद को बदलकर भारत का यानी कि गवर्नर जनरल कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, और भारत के पहले गवर्नर जनरल आपसे पूछ लिया जाए तो विलियम बेंटिंक का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पर पूछा जाए कि भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल के पद को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, भारत का प्रथम वायसराय कौन बने, ध्यान रखिएगा लॉर्ड कैनिंग बना था। यह प्रश्न बिहार पुलिस मद्य निषेध में पूछा गया है। इस बात को भी आप लोग ध्यान देखिए। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है। चलिए चारों ऑप्शन पढ़िए और देखिए जवाब भी जब आपको डिस्कशन के साथ दिया गया है तो आसानी से आप लोग ऑप्शन नंबर बी बता सकते हैं। अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्ष के लिए होता है, यही कथन गलत है, चूँकि अस्थायी सदस्यों का जो चयन होता है 2 वर्ष के लिए ही होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर पढ़ने का प्रयास कीजिए कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए नहीं बल्कि 2 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। ठीक है, यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है, यानी कि सुरक्षा परिषद को दुनिया का क्या कहा जाता है, पुलिसमैन। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें सदस्यों की संख्या, तो ध्यान रखिएगा कुल सदस्य 15 है, जिसमें 5 स्थायी है और 10 क्या है, अस्थायी है। ठीक है, 5 स्थायी सदस्य का बात करें कि कौन कौन सा देश है, तो ध्यान दीजिए अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। यह क्या है, स्थायी सदस्य है इसके। वही अगर बात किया जाए अस्थायी सदस्यों का, यानी कि निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। ठीक है, यानी कि 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। और देखिए यहाँ पर 5 स्थायी सदस्यों की सहमति को महान शक्तियों की आम, देखिए यहाँ पर सहमति और वीटो यानी कि निषेधाधिकार शक्ति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी यूनिट से इम्पोर्टेंट पॉइंट है सब मेंशन किया गया है, देख लीजिए। हमेशा पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। ठीक है, मुख्यालय भी पूछ लिया जाता है न्यूयॉर्क, अमेरिका, आप लोग ध्यान रखिएगा। कुल कितने सदस्य देश हैं इसमें, तो 193 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए क्या हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है देखिए 21 नंबर, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछा गया है। देखिए सबसे छोटी इकाई हो जाएगा आपका ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, यानी कि ग्राम पंचायत होगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए
हमेशा आपसे प्रश्न अनुच्छेद 243 का ग पूछा जाता है कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। और देखिए यहाँ पर पंचायत की संरचना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, पंचायत की संरचना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 343 के ग आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पर आप लोग देख लीजिए, एक तरफ स्तर दिया गया है, संरचना दिया गया, अधिकारी दिया गया, निर्वाचन दिया गया। ठीक है, अगर बात किया जाए ग्राम स्तर पर तो ग्राम पंचायत होता है और इसका अधिकारी कौन होता है, प्रधान या मुखिया होता है। ठीक है, वही बात किया जाए इसका निर्वाचन क्या होता है, प्रत्यक्ष, यानी कि जनता खुद भाग लेता है इसके चुनाव में। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, राज्य विधानमंडल अपने विवेक से पंचायत की संरचना निर्धारित कर सकता है। ठीक है, संबंधित और भी आपको डिस्कशन ध्यान रखना है, यानी कि और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इस प्रश्न से संबंधित ध्यान रखना है। पूछा जाता है पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 21 वर्ष आप लोग ध्यान रखिएगा। वही पूछा जाता है अनुच्छेद 243 के घ किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा, पंचायतों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, किसमें, अनुच्छेद 243 के घ में दिया गया है। यहीं पर पिछड़ा वर्गों के आरक्षण का फैसला राज्य विधानमंडल के स्वविवेक पर होता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पर आपसे पूछ लिया जाता है महिलाओं के लिए प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित है। ठीक है, राज्य विधानमंडल चाहे तो इसकी संख्या बढ़ा सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा, विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है और उच्च सदन क्या है, तो विधान परिषद होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और देखिए संविधान के अनुच्छेद 70 के अनुसार किसी भी राज्य की जो विधानसभा का अधिकतम सदस्य संख्या है जो 500 हो सकता है और न्यूनतम पूछा जाए तो 60 आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन अपवाद के रूप में गोवा, मिजोरम और सिक्किम का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। गोवा का 40 है, मिजोरम का 40 है और सिक्किम का कितना है, 32 है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है आपके सामने, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। देखिए जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट में यहाँ पर बताया गया है नागालैंड तथा सिक्किम में राज्यों के विधानसभाओं के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, कुछ होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पर आपको बता दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है। अगला पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 है और मैं बार बार बताया हूं कि न्यूनतम कितना होगा आप सभी को बताना है और वर्तमान में कितना है यह भी बताना है। ठीक है, अगला पॉइंट है, लोकसभा के सदस्य का चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल निर्वाचन क्षेत्र में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पर आपसे बता दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है। और देखिए राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या 250 और न्यूनतम 245 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 22 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। देखिए हमेशा इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है और देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब एयो ह्यूम का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए जब आप लोग डिस्कशन को पढ़िएगा तो इससे रिलेटेड जितना भी पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है सारे पॉइंट को डाला गया है इसमें। देखिए कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेवानिवृत्त अंग्रेज ICS अधिकारी एयो ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 में की गई। ठीक है, यहीं पर ध्यान रखिए, इसका प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। ठीक है, पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण मुंबई में आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि पहला कि प्रथम अधिवेशन मुंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कहाँ हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और देखिए मुंबई के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों की कुल संख्या 72 थी। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, सर्वाधिक सदस्य मुंबई प्रांत से ही 38 को क्या थे, सदस्य थे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव एयो ह्यूम को बनाया गया था। ठीक है, तो इतना चीज़ आप लोग इस प्रश्न से याद रखिएगा। और भी बहुत सारा डिस्कशन यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए कि कांग्रेस का
कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। अगर मैं सारे पॉइंट को पढ़ने लगूं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर पूछा भी जाता है कि न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ किसकी रचना है, तो ध्यान रखिएगा एनी बेसेंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहीं पर पूछा जाए यानी कि सर्वेसस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 आप लोग ध्यान रखिएगा। और इन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर 23 नंबर जो है, देखिए कहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत क्या है। महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा 65 पॉइंट कितना है, 5% है, यानी कि महिलाओं की साक्षरता दर भारत में, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत लगभग 65% है। और आप लोग ध्यान रखिएगा यहीं से कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत कितना है, 65.4%, आप लोग ध्यान रखिएगा। वही अगर बात किया जाए अगला पॉइंट का, तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर 74.04% है। वही बात किया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 82.14% है। वही ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा कितना है इसका साक्षरता दर, तो ध्यान रखिएगा 60.4% है, ठीक है। वही शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा, 75.1% हो जाएगा इसका साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्रों का। वही अगर मैं बात कर लूँ, देखिए यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, 93% है, ठीक है। वही पूर्ण साक्षर घोषित एकमात्र राज्य क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बिहार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत, यानी कि बिहार के न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत, ठीक है। और देखिए इसका ध्यान रखिएगा, बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर 61.8%, आप लोग ध्यान रखिएगा। वही पुरुष साक्षरता दर का बात किया जाए तो 71.2%। और देखिए यहाँ पर महिला साक्षरता प्रतिशत का बात करें तो 51.5%, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 24 नंबर, सांप्रदायिक का अर्थ क्या है। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है आपको बताना है। देखिए धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन होता है, सांप्रदायिकता का अर्थ ऑप्शन बी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। और देखिए यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया कि सांप्रदायिकता है क्या, तो ध्यान रखिएगा सांप्रदायिकता संप्रदायवाद का विकसित चरण होता है जिसमें विभिन्न धार्मिक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक छिपी होती है, यानी कि परस्पर छिपी होती है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर परस्पर क्या होती है, छिपी, यानी कि विरोधी होती है। एक चीज़ आपको दिख गया होगा कि हर एक प्रश्न के लिए सर के द्वारा कितना ज़बरदस्त तरीके से डिस्कशन दिया गया है। और देखिए इसको अगर पढ़ लेते हैं ना तो ध्यान दीजिए आपके एग्जाम में 50% प्रश्न इसी बुक से ही रहेगा, डिस्कशन से रहेगा, कुछ क्वेश्चन भी सेम रहेंगे ऑप्शन के साथ, ठीक है। अगर मैं एक पेपर को सॉल्व कराऊं तो लगभग 2 घंटा का समय आसानी से लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपके आज्ञा के बिना कुछ नहीं करूंगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आप 2 घंटा का क्लास लेने में सक्षम हैं। सक्षम है तो शाम से आपको 2 घंटा का क्लास मिलेगा, ठीक है। साथ में प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा जो डेली क्लास में टेस्ट होता है। अभी टेस्ट बंद है लेकिन जैसे शुरू होता है पुनः मैं उस प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। तो आप सभी को कमेंट में बताना है कि क्या लॉन्ग क्लास लेने में आप सक्षम हैं जो क्वेश्चन बैंक पे है, यानी कि क्या आप लंबा क्लास लेने में सक्षम हैं, यानी कि कंप्लीट डिस्कशन के साथ। तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बता दीजिए कि सर लॉन्ग क्लास भी लाइए, हम लोग लेने के लिए तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं कि कम समय में आपका तैयारी होता जाए तो देखिए मैं डेली 50 क्वेश्चन का डिस्कशन मैं दूंगा, यानी कि 2 दिन में एक सेट को हम 2 पार्ट में बांट देंगे, यानी कि एक पार्ट में 50 प्रश्न और दूसरे पार्ट में 50 प्रश्न, यानी कि 100 प्रश्न आपके डिस्कशन के साथ कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 35 से 40 मिनट में, ठीक है। और नहीं तो आप लॉन्ग समय देना चाहते हैं तो मैं लॉन्ग वीडियो भी बना दूंगा आप सभी के लिए। और देखिए ईमानदारी पूर्वक आप लोग देखिए आपको सफलता मिलेगा। क्लास से ही प्रश्न रहेगा, जिस दिन एग्जाम होगा मैं
जरूर आपको दिखाने का प्रूफ के साथ प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग जरूर हमें कमेंट कीजिएगा कि क्या आप लॉन्ग क्लास लेने में सक्षम है। तैयार किया जाए, क्लास लगाया जाए लॉन्ग, तभी लगाया जाएगा। नहीं तो आपको 30 से 40 मिनट का क्लास चाहिए तो मैं 2 पार्ट में बांट दूंगा, यानी कि एक सेट को आपको मैं शुरू में ही बता दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सेशन को समाप्त करते हैं यहीं पे, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ध्यान रखिए, आपके जवाब का कमेंट में हमें इंतजार रहेगा कि आप लॉन्ग क्लास लेना चाहते हैं या शॉर्ट क्लास लेना चाहते हैं। ठीक है।